हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार दरोगा की साइंस की क्लास नंबर 14 है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 13 क्लास करा दी है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप चैनल पे ही जाके देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो की या इस लेक्चर की PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा और टेलीग्राम पे जाके आप ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे तो वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको डाउनलोड सकते हैं। या फिर हम टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे तो वहाँ से डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे क्लिक करके। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन के, अभी तक हमने 20 क्वेश्चन करा रहे थे, अब थोड़ा 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिए हैं। हर क्वेश्चन का आपका डीपली एनालिसिस करेंगे। जो बच्चा आज पहली क्लास देख रहा है तो उसके लिए बता दें कि ये जो हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं। तो बिहार SI में भी ये क्वेश्चन सारे आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वाहन की गति जानने में मदद करता है। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? 4 इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, इनमें से चारों इंस्ट्रूमेंट में आपको बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको वाहन की गति को जानने में मदद करता है। ये वाहन की स्पीड कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है वो आपका होता है वाहन की गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का किया जाता है यूज। देखिए लैक्टोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? इसके मिल्क की प्योरिटी के लिए, दूध का गाढ़ापन जानने के लिए। ठीक है, दूध का गाढ़ापन जानने के लिए। ठीक है, गाढ़ापन जानने के लिए, ठीक है, जानने या फिर मापने के लिए आप करते हैं। ठीक है, यहीं पर देखिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये विभवांतर मापने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, विभवांतर मेजर करने के लिए, मापने के लिए, मापने के लिए। ठीक है, देन एक दो और अगर लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, जैसे क्या होगा फैदोमीटर, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है फैदोमीटर। फैदोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए आप फैदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक और आप लिख सकते हैं जैसे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं भूकंप का पता लगाने के लिए। ठीक है, या फिर भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का पता लगाने या फिर भूकंप के पता लगाने के लिए। ठीक है, तीव्रता का पता लगाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा है। तो ये सिंपल सा पूछ रहा है कि कोई जो जल विद्युत गृह होता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। जो आपकी वाटर है उसकी गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल करके टरबाइन वाटर गिरा के विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, ऊर्जा तो आपको पता होगा, चलिए लिखे दे रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, पता होना चाहिए, एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि, इस पॉइंट को भी लिखिए, ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, अदिश राशि। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक भी लिख सकते हैं। SI मात्रक जो होगा इसका जूल हो जाएगा, SI मात्रक इसका हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल। एक और आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि देखिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि और कौन सा है ऐसा जिसका मात्रक जूल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक मिनट, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए अब आप नेक्स्ट पॉइंट आप ये नोट डाउन कर सकते हैं
देखो आपको ये पता है कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है आपकी मेन दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए गतिज ऊर्जा यहाँ पर लिख लीजिए, ऊर्जा जो है ये आपकी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए नंबर 1 हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी यानी किसी वस्तु जो होगी उसकी गति के कारण, ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। किसी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोले दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता आएगी किसके कारण, उसकी गति के कारण, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे कहते हैं उस वस्तु की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को देखो सिंपल से, देखो इंग्लिश में इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। इस फॉर्मूला का आपको याद होना चाहिए। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। m क्या होता है यहाँ पर, द्रव्यमान हो जाता है, द्रव्यमान हो जाएगा। और v जो होता है आपका वेग हो जाता है, ठीक है, वेग हो, ये आपकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। दूसरी ऊर्जा कौन सी थी, वो आपकी थी स्थितिज ऊर्जा। दूसरी ऊर्जा थी आपकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको क्या है, उसका फॉर्मूला होता है mgh होता है, ठीक है। दोनों को याद रखिए, mgh। m द्रव्यमान होगा, g जो होगा आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, h जो होगा आपकी हाइट होगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है स्मॉल g जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पास एक दो एग्जाम्पल, आप चलिए मैं एग्जाम्पल लिख ही दे रहा हूँ, वरना आप लोग बाद में जैसे कि आप PDF लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होगी आपकी, इसके उदाहरण लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखे दे रहा हूँ। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये हो जाएगी mgh होती है। इसके जो उदाहरण जो होंगे, 2-3 उदाहरण हैं, आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसा फर्स्ट, ठीक है, जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा का सेकेंड एग्जाम्पल आप होगा, जैसे कि घड़ी जो होती है कि चाबी जो में जो संचित ऊर्जा होती है, वो घड़ी जो होती है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। देन एक और लिख लीजिए कि तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या फिर कमानी की ऊर्जा, ये आपके सारे स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, इन दोनों ऊर्जाओं का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा जो हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्लस गतिज ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं का योग होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता, यानी कि इनमें से कौन है जो प्रकृति में कभी भी सिंगल नहीं रहेगा। तो ये आपका होता है बल। बल जो होगा, बल एक सदिश राशि, इस पॉइंट को भी लिखिए, बल जो होता है एक सदिश राशि है। बल जो होगा आप एक सदिश राशि। जड़त्व क्या होता है, देखिए जड़त्व क्या होगा, थोड़ा ऐसा समझ लीजिएगा इस बात को कि जड़त्व क्या होता है, बाह्य बल के अभाव में
वस्तु की अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसको जड़त्व कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है, कोई बाहरी बल ना लगाए। यदि वह वस्तु गतिज है, गति कर रही है, या फिर वह रुकी हुई है, उस प्रवृत्ति को वो जो वस्तु बनाए रखती है उसको ही हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास लिख सकते हैं, बाह्य बल के अभाव में, बाह्य बल के अभाव में वस्तु की अपनी विरामावस्था या फिर गति की अवस्था, विरामावस्था या गति की अवस्था, गति की अवस्था को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है, बनाए रखने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, ये आपका जड़त्व हो गया। ठीक है, जड़त्व के एग्जाम्पल अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा जड़त्व का, एक मिनट कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। इसके एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण जो होंगे, जैसे कोई बस होती है, ठहरी हुई बस है, अचानक अगर चल देती है तो जो आप बैठे होंगे उस बस में वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ये जड़त्व। या फिर चलती हुई बस अचानक रुक जाएगी तो आप आगे की ओर झुक जाएंगे, ये जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पास लिख सकते हैं, ठहरी हुई बस में या फिर गाड़ी में अचानक चलने पर, अचानक यहाँ पास अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जड़त्व का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है वेग। इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं, वेग क्या होता है। देखिए वेग बहुत सिंपल सा है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर। ठीक है, वेग क्या होता है, किसी वस्तु की विस्थापन की दर, किसी वस्तु की विस्थापन की दर। ठीक है, विस्थापन की दर, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। देखिए यहाँ पास विस्थापन आया, विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है, तो वेग भी आपकी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, वेग आपकी सदिश राशि होगी। या फिर देखिए एक सिंपल सा लिख लीजिए, विस्थापन अपान समय, विस्थापन अपान समय जो हो गया, ऐसा भी आता है। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये एक सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, उसके कारण ये भी आपकी एक सदिश राशि होगी। संवेग आ गया। आप देखिए यहाँ पर स्पेस के थोड़ा सी अभाव हो जा रहा है, तो यहाँ पर संवेग आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। संवेग जो होगा, एक काम करता हूँ कलर थोड़ा चेंज करके, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। कौन सा कलर लिया जाए, चलिए ठीक है, यहाँ पर संवेग। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं संवेग के लिए ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाइए। संवेग, संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, वेग का गुणनफल होता है, गुणनफल। ठीक है, ये आपका संवेग होता है। संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग भी एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि, संवेग भी जो होगा एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पास होता है। कोई भी पिंड है, उसका वेट जो होगा, वो सब जो पिंड का भार होगा वो सबसे कम कहाँ पास होगा, तो ये आपका होता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर पे इसका भार सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा जो होता है इसका ध्रुवों पे, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक जो है दर्शाता है, तो क्रायोजेनिक जो है वो आपको कम तापमान को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा।
किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? कोई भी जो एकल आवृत्ति जो होगा, सिंगल आवृत्ति जो होगी, उस आवाज को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है टोन। एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। और जो नोट क्या होता है, देखिए नोट जो होगा कई आवृत्ति को मिश्रित करने के बाद नोट होता है, ठीक है। एकल आवृत्ति को टोन कहेंगे, कई आवृत्ति को मिश्रित यानी कि मिलाने, मिश्रित करने के बाद उसको हम कहते हैं नोट कहते हैं, ठीक है। टोन कहेंगे सिंगल को, नोट कहेंगे कई आवृत्ति के, ठीक है। पिच क्या होता है? देखिए पिच क्या होता है? पिच के कारण ही हमें कोई भी आवाज मोटी या पतली सुनाई देती है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि हमें मोटी या पतली सुनाई देती है, ठीक है। ध्वनि का वह लक्षण या प्रॉपर्टी लक्षण जिसके कारण ध्वनि को पतली या मोटी कहा जाए। देखिए ध्वनि के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी नहीं लिखा, क्योंकि इसकी प्रीवियस वीडियो में ध्वनि से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, कम से कम 15 से 20 पॉइंट तो मैं आपको नोट डाउन करा चुका हूँ। वही पॉइंट आपको इस वीडियो में नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। ये 1-2 पॉइंट छूट गए थे तो इसलिए इसको कराए दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन करिएगा, परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हो तो उसको क्या कहें? अंदर की ओर मुड़ी का मतलब देखिए ये ऐसा होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर की ओर मुड़ गई है, तो अब इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का अवतल दर्पण है। ये आपका एक अवतल दर्पण हो जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग से क्वेश्चन बनते हैं। जिस दर्पण से आप दाढ़ी बनाते हैं, जो भी जो लड़के होंगे, वो दर्पण आपका अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, ठीक है, वो आपका अवतल दर्पण। जो आपकी टॉर्च होती है, टॉर्च में भी जो लगा होता है आगे, वो आपका अवतल दर्पण होता है। टॉर्च लाइट या सर्च लाइट। एक सबसे सिंपल सा बता दे रहा हूँ, जो आपकी गाड़ी होती है, जो आपकी गाड़ी होगी, 2 व्हीलर हो गया, उसके आगे जो जिसमें लाइट जलती है, जो आगे की ओर प्रकाश जाता है, वो आपका जो होगा क्या होगा? वो भी आपका अवतल दर्पण होता है। यानी कह सकते हैं कि वाहन की हेडलाइट। देखिए वाहन में एक और मिरर होता है जिससे आप पीछे की ओर देखते हैं वस्तु को, वो आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। वाहन की हेडलाइट तो आपके अवतल दर्पण में आएगी, और वह मिरर जिससे आप पीछे की ओर देखोगे वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? देखिए उत्तल दर्पण जो होगा वो अंदर की ओर मुड़ा, ऐसा मुड़ा होता है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर है, ठीक है। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आपको बता ही दिया हूँ, पीछे की वस्तु को देखने वाले जो गाड़ी में शीशा होता है। एक और होता है कि सोडियम परावर्तक लैंप में, लैंप में, ठीक है। यहाँ पर उपयोग लिख लीजिए, नहीं तो कई बार आप डाउट में आ सकते हैं, ठीक है। उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन? देखिए रासायनिक ऊर्जा किस में जाएगी? विद्युत ऊर्जा। तो आप सिंपल से समझ गए, बैटरी की बात हो रही। बैटरी क्या करती है? रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में करती है। मोटर क्या होता है? विद्युत लेगा फिर यांत्रिक में कन्वर्ट करेगा। तो मोटर क्या करेगा? वो विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? ये यहाँ देखिए, डायनेमो और जनरेटर, ये दोनों जो होंगे उनका काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए निम्न में से, अच्छा कुछ पॉइंट और लिखना, चलिए हटाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करा देंगे, ठीक है। काफ़ी वीडियो बड़ी हो रही, 20 मिनट की हो गई, 9 क्वेश्चन ही हुए हैं, 25 क्वेश्चन की वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इनमें से आपको बताना रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन जो होगा वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के और एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जैसे कि आपका भोजन का पचना, भोजन का पाचन या पचना, पाचन, ये भी आपका एक परिवर्तन है, रासायनिक। कागज का जलना भी आपका, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जलना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा धातु जो होती है उसमें जो जंग लगता है, ठीक है। धातु में जंग लगना भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना एक आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन के अगर एग्जाम्पल आप चाहें तो 1-2 क्वेश्चन लिख सकते हैं, 2 पॉइंट, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इसके उदाहरण अगर लिखना चाहे तो लिखिए, जैसे कि आपका, जैसे मोम जो होती है, मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि पानी जो है का जमना, पानी का जमना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधातुओं का भौतिक गुण नहीं, अधातुओं का इनमें से बताने भौतिक गुण नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए केवल ठोस अवस्था में होती, तो आपका यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गुण नहीं, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, धातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक है। अधातुएं जो होती हैं, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हो। देखिए हाँ एक चीज है, इसमें एक अपवाद भी है, अपवाद भी है, अधातुओं में एक अपवाद है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होती है वो सुचालक होती है, ऊष्मा और विद्युत, ठीक है, विद्युत की कुचालक होती है। एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। एल कक्ष में रखे जाने इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, ठीक है, ठीक है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है, यहाँ पास लिख सकते हैं, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को ऐसे कर रहे हो की संख्या, ठीक है, समझ जाइएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n स्क्वायर होती है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसी में रहता। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कैसे होती है, देखिए n जो होता है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n को हम कहते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों ब्रैकेट में ऐसे की संख्या, ठीक है, तो समझ में आया। अब देखिए कक्षा कौन कौन सी कक्षा है, जैसे k हो गया, l हो गया, m हो गया और n हो गया, k l m l ये m होता है और ये कैपिटल N। तो स्मॉल n का मान k के लिए 1 होता है, l के लिए 2 होता है, m के लिए 3 होता है और n के लिए 4 होता है। यहाँ पास कौन सी कक्षा बोले, l कक्षा बोल, l में हम 2 रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ होगा 2n स्क्वायर होगा, तो यहाँ पास 2, n बराबर कितना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देन निम्न में से कौन सा एक गंधी सूचक है, इनमें से कौन सा है जो आपका एक गंधी सूचक है, तो लौंग जो होता है वो एक गंधी सूचक होता है। मेंडलीव की आवर्ती नियम किस पर आधारित है, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित, तो वो द्रव्यमान पे आधारित है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। देखिए इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिख लीजिए, इनको फादर, देखिए मेंडलीव को फादर ऑफ आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, मेंडलीव को बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देन होता है, नेक्स्ट है, अब 1-2 और पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि जब इन्होंने अपने
आवर्त सारणी को दिया था उस समय आवर्तों की संख्या इन्होंने बताई थी, आवर्त की संख्या बताई थी 7 और वर्ग की संख्या बताई थी 9। ठीक है, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा रसायन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता। मार्स गैस का प्रमुख घटक है, मार्स गैस का मीथेन होता है। मीथेन जो मार्स गैस को दलदली गैस भी बोलते हैं क्योंकि दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, धान के खेतों में पाई जाती है मार्स गैस। थोड़ा स्पीड में करेंगे, टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है, अम्ल की वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। कौन से अम्ल के कारण? तो ये आपका लैक्टिक अम्ल जो होता है ये आपकी बॉडी में जब जमा हो जाता है मांसपेशियों में तो इसके कारण ऐंठन सी होने लगती है, प्रॉब्लम सी होने लगती है। ठीक है, देखिए जो आपका मैलिक अम्ल जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये सेव में पाया जाता है, सेव में पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल जो होता है चींटी, रेड चींटी में जो पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आपका सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल। आपका लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ये हो गया एसिटिक हो गया। फॉर्मिक, मैलिक दूध में पाया जाता है। एक और लिख लीजिए, जैसे आपका टार्टरिक लिख लीजिए। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आता है। टार्टरिक अम्ल जो है वो आपका पाया जाता है इमली और अंगूर में। ठीक है, इमली और अंगूर में। ठीक है, इमली और अंगूर। चलिए ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। रक्त एक प्रकार का कैसा यूतक है? तो रक्त आपका क्या है? ये एक प्रकार का संयोजी यूतक है। रक्त जो हो जाएगा आपका प्रकार का संयोजी यूतक होगा। पौधों में फ्लोएम के परिवहन उत्तरदायी। फ्लोएम जो होता है वो किस चीज के लिए उत्तरदायी है? तो ये भोजन के लिए। फ्लोएम फूड होता है, जाइलम जो होगा वो जल हो जाएगा। ठीक है, देखिए विकास का सिद्धांत संबंधित है, तो डैश 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 विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से। एनालिडा वर्ग संबंधित नहीं है, तो यहाँ संबंधित नहीं की बात की है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एस्केरिस, ये आपका एनालिडा से संबंधित नहीं। जोंक हो गया, नेरिस, केचुआ, ये सारे आपके एनालिडा वर्ग से। रॉड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं, तो ये आपकी आंखों में पाए जाते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड्स एंड कोन जो है आपकी आंख में पाए जाते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? ये आपके रेटिना जो होती है नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है। रेटिना के बारे में भी लिख लीजिए। रेटिना जो होती है, रेटिना, देखिए टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड पे करा रहा हूँ, तो भी तो बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं। रेटिना जो होगी नेत्र की सबसे भीतरी परत है। ठीक है, भीतरी परत है। देखिए रॉड्स एंड कोन्स, इन चीजों को समझिए। रॉड्स कोन्स का काम क्या होता है? ये कलर को पहचानते हैं, ये कलर को पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है, और रॉड्स जो होगी प्रकाश की तीव्रता के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो ये आपकी हो जाए जांग की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। महिलाओं का मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है, तो महिलाओं का जो मादा हार्मोन्स होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? वो आपका अंडाशय से। नेक्स्ट है पादप हार्मोन्स नहीं, इनमें से कौन सा हार्मोन्स है जो पादप? तो एड्रेनालिन जो है वो आपका पादप हार्मोन्स नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, फूल का मादा प्रजनन अंग है। जो फूल होते, फ्लावर्स होते हैं, उनका मादा प्रजनन अंग जो होगा वो स्त्री केसर हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।